देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोगों का आज का जो समय है उसे आप सही दिशा में खर्च कर रहे होंगे, क्योंकि आपको 15 फरवरी से परीक्षा हॉल में बैठना है और परीक्षा हॉल में बैठकर आपको इतना शानदार प्रदर्शन करना है ताकि आपका बेहतर भविष्य निर्धारित हो और आप लोग जरूर बेहतर करेंगे और ऐसी आशा और पूर्ण उम्मीद है। परीक्षा की घड़ी नज़दीक है। आप लोगों के मन में इस बात का उद्वेलन चल रहा होगा कि पता नहीं मेरी परीक्षा कैसी जाएगी, पता नहीं मेरा परीक्षा परिणाम कैसा आएगा। तो इन तमाम प्रश्नों को मन में मन नहीं पनपने दीजिए। परीक्षा बेहतर जाएगा, सब शुभ होगा। आपने एक वर्ष का अपना समय यदि सही दिशा में खर्च किया होगा तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा की घड़ी बेहद ही मजबूत जाएगी, अर्थात आपकी परीक्षा बेहद ही अच्छी जाएगी। तो इस बात को लेकर के किंचित भी चिंतित नहीं होइए कि सब कुछ अशुभ होगा, सब कुछ शुभ होगा। आपका दिन मंगलमय होगा, वह दिन भी मंगलमय होगा जिस दिन आप परीक्षा भवन में बैठ करके एग्जाम दे रहे होंगे। माँ सरस्वती भगवती आपके ऊपर मंगल आशीर्वाद कायम रखे। इन्हीं प्रार्थनाओं और मंगल शुभकामनाओं के साथ आपके बीच में पुनः हाजिर हूँ। आज जीव विज्ञान का एक प्रथम इकाई जो जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत 2 इकाई श्वसन और उत्सर्जन। तो श्वसन और उत्सर्जन से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के आज प्रेजेंट हूँ, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग एक नोटबुक लेकर के बैठिए और नोटबुक पर जो भी मैं बता रहा हूँ उन तमाम प्रश्नों को जो लिखा हुआ आता भी रहेगा तो उन तमाम प्रश्नों को आप लिखते रहिएगा और अंत में जैसे ही लिखा हुआ हो जाए तो उन तमाम प्रश्नों को आप लोग हल कर लीजिएगा स्वयं से, ताकि वो सवाल आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आपके मानस पटल पर वो अंकित रहे और कदापि आप भूले नहीं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। श्वसन और उत्सर्जन से प्रथम प्रश्न है कि श्वसन की परिभाषा दें। तो लिखेंगे श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। श्वसन की क्रिया सभी जीव जंतुओं में होती है और इस क्रिया के अंतर्गत जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर के से क्या होता है तो बाहर निकलता है ना। जब हम सांस को छोड़ते हैं, है ना, तो उस छोड़ने के क्रम में क्या होती है, CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलता है और हम लोग क्या करते हैं तो बाहरी वातावरण से इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन को अपने शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। तो यह श्वसन की परिभाषा हो गई। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो लिखेंगे मछली का श्वसन अंग लिख दीजिएगा जो गिल्स है ना, और मछली हो गया। मच्छर का लिखेंगे मच्छर का श्वसन अंग, मच्छर के श्वसन अंग का नाम ट्रैकिया होता है ना, मच्छर का श्वसन अंग क्या होता है, ट्रैकिया। देन केचुआ, तो लिखिएगा केचुआ का श्वसन अंग त्वचा होता है ना। और चौथा है मनुष्य, तो लिखेंगे मनुष्य के श्वसन अंग का नाम क्या है तो फेफड़ा है ना। तो मछली का हो गया गिल्स हो गया है ना, मच्छर का ट्रैकिया हो गया, केचुआ का त्वचा हो गया और मनुष्य का क्या हो गया तो फेफड़ा हो गया। तो ये चारों का श्वसन अंग का नाम आप लोग अलग अलग लिख दीजिएगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन एवं दहन में 2 अंतर लिखें। तो लिखेंगे श्वसन एवं दहन में 2 अंतर निम्नलिखित हैं। प्रथमतः लिखेंगे श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कोशिकाओं में होती है, परंतु दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कोशिकाओं में नहीं होती है ना, ये बाहरी वातावरण में संपन्न होती है। उसके पश्चात अगला अंतर हम लोग लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया में प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ना, परंतु दहन की प्रक्रिया में प्रकाश की और लौ की उत्पत्ति होती है ना। तो ये 2 अंतर पर्याप्त रहेंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो किण्वन क्या है। तो लिखेंगे किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिस जैव रासायनिक क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इस क्रिया के अंतर्गत जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं वो सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाते हैं, अर्थात परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसनों में क्या अंतर है। तो लिखेंगे वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। लिखेंगे कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वहीं दूसरी ओर अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मगर वायवीय श्वसन जो है उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये 2 अंतर लिखना पर्याप्त रहेगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो लिखेंगे श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। देखेंगे श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। वहीं श्वासोच्छ्वास वाले कॉलम में लिखेंगे कि श्वासोच्छ्वास एक ऐसी क्रिया है जिसमें सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो ये श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर पर्याप्त रहेंगे। 2 नंबर का रहेगा प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न है इस पाठ से कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों। तो लिखेंगे अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के शरीर में क्रैम्प होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अत्यधिक व्यायाम करते हैं हम लोग अथवा दौड़ते हैं, तो उस क्रम में क्या होता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, और जो ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है तो शरीर में एक अम्ल में वृद्धि हो जाती है। उस अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना और लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण शरीर में क्या होने लगता है, तो क्रैम्प होने लगता है, अर्थात दर्द या फिर ऐंठन की अनुभूति होने लगती है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्सर्जन वाले सेक्शन से। अब उत्सर्जन वाले सेक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि 3 ही हैं लगभग, तो उन प्रश्नों को अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है कि उत्सर्जन की परिभाषा दें। तो लिखेंगे उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर से जितने भी हानिकारक जो उपापचय क्रिया के पश्चात जो हानिकारक जो अवयव बन पाते हैं, हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, उनका शरीर से बाहर निष्कासन होता है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उत्सर्जन कहा जाता है। देन अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि नेफ्रॉन क्या है। तो लिखेंगे वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या, वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। देन अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि वृक्क का मुख्य कार्य क्या है। तो लिखेंगे वृक्क का मुख्य कार्य है शरीर में उपापचय क्रियाओं के पश्चात जितने भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनका शरीर से बाहर निकालना वृक्क का प्रथम कार्य। दूसरा कार्य लिख सकते हैं रक्त का शुद्धिकरण। रक्त को शुद्ध करना भी वृक्क का मूल कार्य होता है ना। और जल की मात्रा को भी नियंत्रित रखने का भी कार्य वृक्क का होता है। तो वृक्क के ये सभी कार्य आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मन से पढ़िए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब शुभ होगा। बस अब अपने ऊपर विश्वास ही आपको परीक्षा भवन में आपके कलम को न रुकने पर बाध्य करेगा, अर्थात आपकी कलम परीक्षा भवन में भी नहीं रुकेगी। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास जब हम रखते हैं तो दुनिया में किसी भी घड़ी में, ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हम लोग मायूस नहीं होते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, परीक्षा भवन में बैठने वाला दिन भी वह शुभ हो। यही शुभकामना है आप सबके लिए, आशीर्वाद है आप सबके लिए। धन्यवाद।